डॉक्टर जफर, फ्रैंकली टेलिंग यू, मैंने ये डेवलपमेंट फॉलो नहीं की और मैं आई एम हियरिंग इट फ्रॉम यू, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि जाहिर है इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान ये वो कंट्रीज हैं जो एक कंटेस्टेशन चल रही है ग्लोबल लेवल पे बिटवीन चाइना एंड द यूएस। उनमें बोथ कैन प्ले अ पिवटल रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट डिफाइनिंग द पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है, बट बोथ कैन प्ले अ पिवटल रोल। यू नो इट कि इवन पाकिस्तान में जो यूएस एम्बेसडर है, इज बीन वेरी एक्टिव। ही हैज बीन यस। ट्रैवलिंग टू वेट, क्योंकि पहले नहीं होता था, लाइक गवादर एंड जीबी। इसी जी। तरीके से जैसे आ रहे हैं, तो इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। आई थिंक के यूएस हैज many strings in its hands, or they keep pulling those strings. अगर तो हम फोकस करें, जूम इन करें ऑन टू पाकिस्तान, तो जी। डेफिनेटली वी विल फोकस ऑन सी पैक। और वो फोर्सेस जो नहीं चाहती कि सी पैक एग्जीक्यूट हो, वो फोर्सेस नहीं चाहती कि चाइना राइज करे, वो फोर्सेस जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ग्रो करे और डेवलप करे, वो डेफिनेटली दे आर इन्वॉल्व। लेकिन अगर आप रीजन की बात करें और आप जैसे आपने बांग्लादेश का जिक्र किया है, तो फिर हम जूम आउट कर रहे हैं। इन दैट केस मैं कहूंगा कि वो कंटेस्टेशन जो कि जारी है बिटवीन यूएस एंड चाइना, हमने कोशिश करनी है कि सी पैक एग्जीक्यूट हो। दैट इज द गुड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हम डिस्कशन में इवन वी कैन जूम आउट एंड टॉक ऑफ साउथ एशिया, दैट हाउ सी पैक कैन रियली बेनिफिट साउथ एशिया। तो इसलिए पाकिस्तान हमारे अपने इंटरेस्ट में है, तो हमें जो भी फैक्टर्स हैं उनको सेटल करना होगा, ताकि हम एक पीसफुल और एक ऑप्टिमल वो जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सके सी पैक। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग विद डॉक्टर शमरेज सालिक साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू डॉक्टर जफर। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है डॉक्टर साहब हमारे नेबरहुड में। आपके साथ शेयर करूं, यूएस डिप्लोमेट्स इंडिया में बांग्लादेश के रिजीम चेंज के बाद बहुत एक्टिव हो गए, और वहां पे इंडिया में इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। वहां के एक एंकर हैं, टीवी एंकर अर्नब साहब, उन्होंने तो बहुत एक धुआंधार प्रोग्राम किया इस मामले के ऊपर लेके, और रेवलेशंस हैं। एक तो द हिंदू में 27 अगस्त को पब्लिश हुआ, यूएस डिप्लोमेट्स मीट उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। उससे पहले राहुल गांधी साहब से यूएस डिप्लोमेट्स की मुलाकात हुई, चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ मुलाकात हुई यूएस डिप्लोमेट की, और फिर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं किसी स्टेट के, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द स्टेट, उनसे मुलाकात हुई। एनजीओस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। कहने से मुराद ये है कि इंडिया में यूएस डिप्लोमेट्स बहुत एक्टिव हो गए हैं आफ्टर द बांग्लादेश सिचुएशन, एंड पर्टिकुलरली जो मोदी साहब का विजिट था रशिया का, उसके बाद से ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है हमारे लिए, इसमें क्या गौर फिक्र का पॉइंट है, जरा इस पे रोशनी डालिए। डॉक्टर जफर, फ्रैंकली टेलिंग यू, मैंने ये डेवलपमेंट फॉलो नहीं की और मैं आई एम हियरिंग इट फ्रॉम यू, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि जाहिर है इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान ये वो कंट्रीज हैं जो एक कंटेस्टेशन चल रही है ग्लोबल लेवल पे बिटवीन चाइना एंड द यूएस। उनमें बोथ कैन प्ले अ पिवटल रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट डिफाइनिंग द पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है, बट बोथ कैन प्ले अ पिवटल रोल। यू नो इट कि इवन पाकिस्तान में जो यूएस एम्बेसडर है, इज बीन वेरी एक्टिव। ही हैज बीन यस। ट्रैवलिंग टू वेरी, क्योंकि पहले नहीं होता था, लाइक गवादर एंड जीबी। इसी जी। तरीके से जैसे आप बता रहे हैं, तो इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। आई थिंक के यूएस हैज many strings in its hands, और they keep pulling those strings. आपने जैसे एक हिंट दिया है कि मोदी की विजिट हुई थी रशिया की, ऑल्दो उसके फॉलो अप में मोदी आल्सो विजिटेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो विजिटेड यूक्रेन, यस। यस। विच वाज सिंबॉलिक विजिट। लेकिन ये है कि यूएस कीप्स प्लेइंग ऑन द चेस बोर्ड,
which is global or regional, और उसमें ये movements जो है वो होती रहती हैं. But I'm not frankly telling you surprised कि suddenly US ambassador has become hyperactive in India. यस, और दूसरी तरफ सीपैक के ऊपर बहुत नजर है. वो स्पेशली गवादर एयरपोर्ट जब से ऑपरेशनल होने की खबर आई है 14 अगस्त के बाद, इंडिपेंडेंस डे के बाद, तो उसके बाद हमने बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा. बलूचिस्तान में एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ. उसमें 40 अफराद शहीद हुए. गरीब लोग थे जो बसों में सफर कर रहे थे. उसमें कोई मिलिट्री या डिफेंस टारगेट्स नहीं थे, प्योर सिविलियंस. डॉक्टर साहब, गरीब लोग जो मजदूरी करने जा रहे थे, उन्हें उतार के, बसों से उतार के, गाड़ियों से उतार के निशाना बनाया गया. ये क्या सूरत हाल है? डॉक्टर जफर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इट सीम्स टू मी द सिचुएशन इज इन फ्लक्स. मैंने जब डॉक्टरेट किया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ सीपैक में, तो मैंने कुछ थ्रेट्स आइडेंटिफाई की थी. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे फील होता है कि दोज थ्रेट्स आर इन प्ले. तो एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल पढ़ा था, कर्ट लेविन्स मॉडल ऑफ चेंज, जिसमें कि there are enabling forces which want the change to occur and there are restraining forces which want the change not to occur. तो सीपैक भी a change जिसके ऊपर मैं आज इस प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि साउथ एशिया को कैसे सीपैक बेनिफिट कर सकता है. तो सीपैक इज अ चेंज जिसके लिए एनेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस मौजूद हैं, और उनकी एक टसल जारी है, उनकी एक कंटेस्टेशन जारी है, और वो हमें उसकी उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कभी हमें गवादर में नजर आती है, कभी हमें किसी और रीजन में नजर आती है. बट इस तरह की चीजें चल रही हैं और द सिचुएशन इज चेंजिंग वेरी रैपिडली. तो ये आपको लगता है कि ये जो हमारे रीजन में हो रहा है, इंडिया की सिचुएशन मैंने आपके सामने बयान की, वहां पे अपना एक प्रॉब्लम इमर्ज किया है, और अभी तक हसीना वाजिद साहिबा वहीं पे मौजूद हैं. ये कोई इसमें आप देखते हैं कि इंडियन एजेंसीज का हाथ है जो कि सीपैक में हो रहा है? मुझे याद है आपने 2 दिन पहले हमारे लाइव प्रोग्राम में कहा था कि सीपैक के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक जीबी जहां से स्टार्ट होता है और एक गवादर वेयर इट एंड्स. तो इन दोनों एंड्स के ऊपर ये स्पेशली इंडियन एजेंसीज वो कोई किरदार अदा कर रही हैं और ये अनरेस्ट क्रिएट कर रही हैं. अगर तो हम फोकस करें, जूम इन करें ऑन टू पाकिस्तान, तो डेफिनेटली वी विल फोकस ऑन सीपैक. और वो फोर्सेस जो नहीं चाहती कि सीपैक एग्जीक्यूट हो, वो फोर्सेस नहीं चाहती कि चाइना राइज करे, वो फोर्सेस जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ग्रो करे और डेवलप करे, वो डेफिनेटली दे आर इन्वॉल्व. लेकिन अगर आप रीजन की बात करें और आप जैसे आपने बांग्लादेश का जिक्र किया है, तो फिर हम जूम आउट कर रहे हैं. इन दैट केस मैं कहूंगा कि वो कंटेस्टेशन जो कि जारी है बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि जो डियो पॉलिटिक्स है 21st सेंचुरी के, उसमें जो अभी समर्ज हो रहे हैं, दोज आर चाइना एंड द यूएस. China is an emerging power, US is a declining power. So US will try its best to retard, slow down or scuttle rise of China. तो वो अगर आप जूम आउट, तो वो बड़ी गेम इसमें आ जाती है, और अगर जूम इन करते हैं तो फिर आप सीपैक पे फोकस करते हैं कि हमारे रीजन में पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, दोज आर लिंक्ड टू द सीपैक. तो इसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे देख रही हैं? हमारी इस्टेब्लिशमेंट कैसे देख रही है ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं? कोई काउंटर प्लान है इसका हमारे पास कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये जिस किस्म का हुआ है, स्पेशली जो ये दहशतगर्दी का मामला है, PLA वगैरह का, अब इनके साथ हुकूमत तो कह रही है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, दहशतगर्दों से अब बात नहीं हो सकती, तो हमारे पास अब क्या चॉइस है? डॉक्टर साहब देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि देयर हैज टू बी 3-pronged strategy, that is diplomatic, political and military. As far as military is concerned, तो मिलिट्री ने तो जनरल शरीफ के टाइम पे 2 डिवीजन रेज किए थे इसी पर्पस के लिए, जो जिनको सीपैक सिक्योरिटी डिवीजन कहा जाता था. और they were supposed to secure all the projects जो कि which are on in the length and breadth of Pakistan.
सो ये तो बड़ा टाइमली एक मेजर लिया गया था और एक वेयर विद ऑल एक प्रेपरेटस क्रिएट किया गया जो कि फ्यूचर में इन चीज़ों को सिक्योर करेगी। लेकिन इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रॉन्ग्स है दे ऑल्सो हैव टू गो इन। जब तक मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है और अच्छी है तो मे बी आपके दो डिवीजन्स भी सफिशिएंट हों टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन अगर इन्वायरमेंट विशिएटेड है और वो स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो मे बी आपके 6 डिवीजन्स भी इनएडिक्वेट हों टू क्रिएट सर्टेन कंडीशंस। हमें on the diplomatic front we have to improve our relations with our neighbors। मैं ये अक्सर ये कहता हूँ कि जब BRI which is a bigger project जिसका हिस्सा है, सबसेट है CPEC, वो जब चाइना ने रोल आउट करना था उससे पहले चाइना ने अपने 16 नेबर्स के साथ अपने इश्यूज रिजॉल्व किए, बिकॉज चाइना न्यू कि अनलेस वी रिजॉल्व आवर इश्यूज विद द नेबर्स, अनलेस वी क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, तो ये BRI को रोल आउट करना या इसको एग्जीक्यूट करना विल बी अ प्रॉब्लम। अभी जबकि हम भी वी आर लुकिंग एट CPEC which is one of the corridors of BRI, we'll also have to carry out a diplomatic maneuver to improve our relations with our neighbors जिनके साथ हो सकते हैं। इंडिया डेफिनेटली is a restraining force इस पूरे मैट्रिक्स में, लेकिन जिनके साथ हो सकते हैं उनके साथ हमें अपने रिलेशन इंप्रूव करने चाहिए और करने होंगे। ओनली देन we'll be able to create that environment which is secure for execution of CPEC। यस, लेकिन हमने ये देखा है रोज साहब कि एक तो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है विच इज एंटायरली आवर ओन प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ बाहर के फैक्टर्स भी हैं। CPEC को जो इंडिया को जो CPEC से प्रॉब्लम है, अपेरेंटली भी नहीं कहूँगा, वाज़ेह बात है, डिस्कस होती है वहाँ पे ये बात ओपनली कि ये गिलगित बल्तिस्तान में से क्योंकि गुजर के आता है और बिकॉज दे कंसिडर GB as a part of this whole disputed area in their view, whereas Indian Kashmir, the occupied Kashmir, that is the disputed part जो कि इंडियन ऑक्यूपेशन में है, जहाँ पे उनकी 7-8 लाख फौज पिछले कई डेकेड से मौजूद है। अब वहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, उनका इंटरनल मामला है, वो जो मर्जी करें अपने आइन के साथ, बट डजंट चेंज द फैक्ट दैट इट रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और अब वहाँ पे अमेरिकन एक्टिव हुए हैं, उनकी लीडरशिप से कश्मीर कॉन्फ्रेंस, वो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उनसे बात कर रहे हैं जाके। ये इस डेवलपमेंट को जरा आप एनालाइज कीजिए कि ये जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स वहाँ पे अब डायलॉग कर रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप के साथ जाके कश्मीर की, ये इंडिया के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक है ये सिचुएशन, क्योंकि क्या ये उसका कोई नतीजा भी निकला है जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुआ है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली है अपनी यहाँ? देखिए, जो इंडिया में डिप्लोमेटिक मैनूवर्स हैं अमेरिका की, उनको तो मैं देखूंगा एज कॉम्प्लीमेंट्री मैनूवर्स टू कंटेन चाइना। मैं नहीं समझूंगा कि अमेरिका एट दिस टाइम मे बी डूइंग समथिंग व्हिच इज एंटी और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जो मैनूवर्स हो रही हैं, जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे इट हैज टू बी समथिंग लिंक्ड विद द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और उस कंटेनमेंट में एक डायमेंशन ये हो सकती है कि अगर कश्मीर, जो देयर आर 4 बेसिक रीजन्स ऑफ दिस कंप्लीट कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड एक इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें लद्दाख है, इसमें इंडियन हेल्ड कश्मीर है, इसमें आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है। तो इस रीजन, पूरे रीजन अगर लाइमलाइट में लाया जाए, और जिस तरीके से इंडिया बार बार कहता है कि हाउ कैन CPEC पास थ्रू अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसके ऊपर इंडिया क्लेम करता है, इसको अगर there is a possibility that US may be giving a fillip to this issue to create problems for the CPEC and for China, कि वो उस तरीके से पीसफुली। सो 2 एक्सट्रीम्स जिनका मैंने जिक्र किया था, एक GB और दूसरा मैंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। बलूचिस्तान में भी इश्यूज चल रहे हैं और GB में भी ट्रबल्स क्रिएट की जा सकती हैं with the collusion of US as well as India। ज्यादा सेंसिटिव कहाँ पे है मामला? गवादर ज्यादा वल्नरेबल है हमारे लिए या GB ज्यादा वल्नरेबल है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम कंपेयर करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू? अगर तो आप इसको देखें जो इस वक्त जो सिचुएशन है, तो उस लिहाज से बलूचिस्तान एज एमर्ज्ड मोर सीरियसली एज ऑफ नाउ। लेकिन जो GB है
जीबी में एक तो डायमेंशन ये है कि वो इंडिया क्लेम करता है कोई डिस्प्यूटेड है, दैट इज माय हम्म, टेरिटरी। तो एक ये डायमेंशन, इस तरह की डायमेंशन बलूचिस्तान के केस में नहीं है। हम्म, सेकंड डायमेंशन ये है, जो लोकल्स हैं वहां पे अगर ये इस तरह की मूवमेंट क्रिएट करें दैट दे वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि सो एज फार एज सेपरेशन पार्ट इज कंसर्न्ड, वो दैट इज कॉमन एज फार एज बलूचिस्तान एंड जीबी इज कंसर्न्ड। लेकिन द क्लेम ऑफ इंडिया कि ये मेरी टेरिटरी है या डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दैट इज एक्सक्लूसिव इन केस ऑफ जीबी। सो वल्नरेबिलिटी दोनों एंड्स के ऊपर है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो ज्यादा जो हाइटेंड जो कंसर्न जिसके बन गए हैं वो बलूचिस्तान के हैं एज कम्पेयर टू जीबी। और इसमें चाइना कितना कंसर्न्ड है इंडिया के इस क्लेम से? यानी इंडिया का ये क्लेम सी पैक को कितना मुतासर करता है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से? China doesn't regard these contentions. ये मतलब चाइना has been brushing aside these contentions. अगर आपको याद हो 2017 में there was an issue between China and Bhutan, which was दोकलम का इशू था, जी। और उसमें India stepped in favor of Bhutan. So India has itself created a precedent कि जहाँ पे बायलेटरल इशू है उसको मल्टीलेटरल बना दिया by stepping in of India. So same way, this is an issue between India and Pakistan, but China is emerging as a stakeholder क्योंकि China का CPEC will pass through this region, और यहाँ पे already KKH exist कर रही है। मतलब it is अगर आप एक मतलब point of view से देखें, it is just mentioned a case of upgradation of KKH. Dualization, that can be addition of fiber optic, that can be addition of pipeline, oil pipeline, that can be addition of railway line. So that is basically upgradation of an existing route. Yeah. तो जो एक चीज existing है उसको कैसे आप contextual बना सकते हैं? It is not something which is coming up new. यस, मैं एक एक करके चीजों की तरफ आ रहा हूँ। जब हम सी पैक और हमारी जो रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी है उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है अफगानिस्तान। और मुझे लगता है कि वो ऑफ लेट हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं उस मामले को जितनी वो डिजर्व करता है। ये जो बलूचिस्तान में हुआ है इस वक्त, बलूचिस्तान में 50% पख्तून पॉपुलेशन है, और जाहिर है और पश्चिम का जो इलाका है वो उसके वहाँ पे जोग्राफिकल लिंक्स भी हैं, कल्चरल लिंक्स भी हैं, पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं अफगानिस्तान की तरफ, और वहाँ पे इंडिया की एक प्रेजेंस है। हम उसको क्यों नहीं इतनी तवज्जो दे पा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ मामलात को ठीक करने के लिए जितना ये मैटर डिजर्व करता है? देखिए डॉक्टर साहब, जो अफगानिस्तान, मैंने जब अपनी पीएचडी की तो उसमें मेरा बेसिक पर्पस था टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू सीपैक। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि जब इनेबलिंग फोर्सेस चाहती हैं कि एक चेंज अकर करे, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस उनको रोकना चाहती हैं कि ये ना अकर हो, सो वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस दे जनरेट सर्टेन थ्रेट्स। वो जो थ्रेट्स है वो मेरा बेसिक पर्पस था पीएचडी का, टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या थ्रेट्स सीपैक फेस करेगा ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। नंबर वन थ्रेट जो मैंने आइडेंटिफाई की थी दैट वाज इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। ओके। अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी हमारे दो प्रोविंसेस को इफेक्ट करती है, एक केपीके एंड सेकंड बलूचिस्तान। यस। लेकिन बलूचिस्तान का केस गेट्स फर्दर कंपाउंडेड कि बलूचिस्तान के साथ जो नेक्स्ट दूसरा नेबर है दैट इज ईरान। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ दोनों नेबर्स के साथ उतने कॉर्डियल रिलेशन नहीं है। सो मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान ज्यादा स्वेरली अफेक्ट होता है बिकॉज उसमें टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, वन फ्रॉम ईरान एंड सेकंड फ्रॉम अफगानिस्तान। केपीके एज बलूचिस्तान इज वन डायमेंशनल, दैट इज द डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इस सिचुएशन में देखते हुए इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, पाकिस्तान को दो हाथों से ताली बजती है। पाकिस्तान ने डेफिनेटली बहुत सारे डिप्लोमेटिक मैनूवर्स किए हैं और उसमें मतलब सक्सेस नहीं हुई। अफगानिस्तान क्योंकि दे डिफीटेड अ सुपर पावर व्हिच हैड टू एक्सट्रीम
demarcate from Afghanistan, but they have certain fundamental systemic issues, like unka assertion of their writ of government over entire whole of Afghanistan. That is a question. दोहा एग्रीमेंट के ऊपर जो बेसिक उसके जो पॉस्टुलेट्स थे उनको मीट करना, विच आर कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, वो नहीं हो रहे. तो ये उस तरह की चीजें तो है जिसकी वजह से दोनों स्टेट्स में इश्यूज हैं. But Pakistan, particularly for being on the receiving end, for the reason that CPEC is our interest, basic interest, our future lies in CPEC. So for that reason, Pakistan will have to sacrifice certain things and improve relations with Afghanistan. एक और चीज हमारे यहाँ बहुत डिस्कस होती है, आपकी इजाजत है, लेट मी ब्रिंग इट अप, वो ये कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस बेहतर ना होने में या उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना होने में कोई हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के इस मामले में वेस्टेड इंटरेस्ट भी नजर आते हैं. अफगान ट्रांजिट ट्रेड मेनली, क्योंकि वहाँ जो स्मगलिंग हो रही है, यहाँ से फ्लाइट ऑफ फॉरेन करेंसी है वहाँ पे, और यहाँ से बहुत सा और सामान वहाँ जाता है. वहाँ से फिर आप जानते हैं देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं, गाड़ियों के पुर्जे और टायर्स, ज़्यादा इसी तरह का माल है. तो जाहिर है कि यहाँ पे जो लोग उस हमारी तरफ से जो लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं, यानी कि वो पॉलिटिकल उसके अंदर एक क्लास भी मौजूद है इस सारे सिस्टम में. तो ये दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट इट, बिकॉज वहां पे रूल ऑफ लॉ कायम होता है, तो फिर ये काम तो बंद हो जाएगा. डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि ये जो द क्वाड्रेंट है, इन द नॉर्थ क्वेटा एंड काबुल एंड इन द साउथ, इन द नॉर्थ पेशावर एंड काबुल एंड इन द साउथ क्वेटा एंड कंधार, it has remained disturbed for 200 years, which is a pretty 2 centuries. तो यहाँ पे इस रीजन में एक वॉर इकोनॉमी डेवलप हुई. वो जो वॉर इकोनॉमी है, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वॉरलॉर्ड्स ऑफ अफगानिस्तान, उसकी कुछ सेम्बलेंस हमारे एरिया में भी आती है. तो जब ये अमेरिकन ऑपरेशंस कर रहे थे अफगानिस्तान में, तो जो लॉजिस्टिक्स की जो सिक्योरिटी थी, दैट वाज इंश्योर्ड बाय द लोकल एल्डर्स, लोकल वॉरलॉर्ड्स, और वो जो है वो उसके लिए मतलब दे वर पेड फॉर दैट. तो ये ऐसी डायनामिक्स हैं विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन दिस रीजन, और उसमें मतलब इट इज नॉट 2+2, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया है. बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इन चीज़ों को उस तरीके से स्टेबल नहीं होने देना चाहते. जी, वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हमने देखा है कि हमारी जो इस वक्त इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें जो दो पार्टीज, एक जिनके पास फेडरल गवर्नमेंट है, एक जिनके पास केपी की गवर्नमेंट है, फिर बलूचिस्तान इज विद अ डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप. तो ये लैक ऑफ पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल कोहेजन, ये भी एक फैक्टर नजर आता है. कितना रोल है इस चीज का, ये इस सारे मामले का अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक ना होने में? डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्ले अप करता है. लेकिन अगर मैं फिर वो बात करूँगा कि हमने एज एनेबलिंग फोर्स हमने कोशिश करनी है कि CPEC एग्जीक्यूट हो. That is good for our future generations. Or Yes. Our discussion may even we can zoom out and talk of South Asia, that how CPEC can really benefit South Asia. तो इसलिए पाकिस्तान हमारे अपने इंटरेस्ट में है, तो हमें जो भी फैक्टर्स हैं उनको सेटल करना होगा ताकि हम एक पीसफुल और एक ऑप्टिमल वो जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सके CPEC को. तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हमें एक ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत है जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को परसू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, और ये जो पैटी पॉलिटिक्स है ये खत्म हो मुल्क में से किसी तरीके से. एब्सोल्युटली. देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वर्ड ओवर दिस नॉलेज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस वक्त भी आप देखें हमारा जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव कर सकेंगे. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से
Our friends are apprehensive about us. आपको पता है कि जिस तरीके से हमें सपोर्ट आ सकती थी, पॉपुलर लीडर जब नहीं होगा तो हमें डेफिनेटली इश्यूज होंगे इन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Yes. Thank you very much, Dr. Shamjad Saleh साहब, आपके वक्त का आपने अपने ख्यालात शेयर किए. दोबारा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे. आज के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज और आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.